कालेश्वराय कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय कालो न जानाति तव जननं कालो न जानाति तव समापनं दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर काल काल योगेश्वर काल काल मरव समयमा
Namaskaram to all of you, all those who are here and wherever else you are. First I thought I'll torture you with a few poems for you. This is called Leela. Leela means play. One and only reason why every human being in the world is not able to realize the full potential of one's being. अपने खुद के जीव की पूर्ण क्षमता का अनुभव नहीं कर पा रहा है, वो है लीला की गैर मौजूदगी के कारण। यानी कि वो खुद को लेकर कुछ ज़्यादा ही गंभीर हैं। शायद वो दूसरे जीवों के प्रति उतने गंभीर ना हों। हम लाखों दूसरे जीवों की हत्या कर सकते हैं और उन्हें खा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन वे खुद को हल्के में नहीं ले पा रहे हैं, यही समस्या है। लीला जीवन के गहन आयामों को खेल खेल में जानना, जीवन के गहन आयामों को खेल खेल में जानना। अगर आपके पास एक खुश मिजाज मन होता, एक प्यार से भरा दिल होता, आपके शरीर में दहकती हुई तीव्रता होती, तो आप जीवन और मृत्यु भी, इस जहान और दूसरे जहान के मसले भी आपके लिए एक खेल होते। जीवन के गहन आयामों को खेल खेल में जानना। अगर आपके पास एक खुश मिजाज मन होता, एक प्यार से भरा दिल होता, आपके शरीर में दहकती हुई तीव्रता होती, तो जीवन और मृत्यु भी, इस जहान और दूसरे जहान के मसले भी आपके लिए एक खेल होते। इसका नाम है संबंध, जो कि एक रुकावट है जो लोग बनाते हैं अपने खुद के क्रीड़ामय बनने में, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आता कि एक बंधन और उसका महत्व क्या है। जीवन के विकास की प्रक्रिया में, जीवन के पल्लवित होने में, जीवन के अपने परम आयाम तक पहुंचने में संबंध का महत्व। जब लोग प्रयास करते हैं अपने संबंधों को के ऊपर अपना हक हासिल करने का, तो वो एक बंधन बन जाता है। बंधन का मतलब है कि कोई संभावनाएं नहीं बची। शरीर हर स्पर्श से जुड़ता है, शरीर हर स्पर्श से जुड़ता है। मन है एक बेकाबू मित्र, लेकिन शरीर हर तरह से है मजबूत। हर संबंध धरती माता के साथ है एक पवित्र संपर्क। शरीर हर स्पर्श से जुड़ता है, शरीर हर स्पर्श से जुड़ता है। मन है एक बेकाबू मित्र, लेकिन शरीर हर तरह से है मजबूत। हर संबंध धरती माता के साथ है एक पवित्र संपर्क। चाहे आप अपनी जागरूकता के साथ संपर्क करेंगे या आप अपनी कब्र में पहुंच के संपर्क करेंगे, ये एक चुनाव है। कई सारे चुनाव मौजूद हैं। जीवन में विकल्प ढेरों मौजूद हैं। इसका शीर्षक है राष्ट्रों की बात। राष्ट्रीय सीमाएं काटने के लिए नहीं, इस संसार को व्यर्थ के भौगोलिक ढेरों में और अंतहीन भेदभाव में।
राष्ट्रीय सीमाएं काटने के लिए नहीं, इस संसार को व्यर्थ के भौगोलिक ढेरों में और अंतहीन भेदभाव में। राष्ट्रों की जरूरत है सहेजने के लिए मानव इतिहास के रंग बिरंगे चित्रपट और संस्कृति और भाषाओं के कौशल को। राष्ट्रों की जरूरत है सहेजने के लिए मानव इतिहास के रंग बिरंगे चित्रपट और संस्कृति और भाषाओं के कौशल को। सीमाएं पोषण और यारी की, शोषण और बमबारी की नहीं। सीमाएं पोषण और यारी की, शोषण और बमबारी की नहीं। कृपा करें, यारी की जरूरत है, बमबारी की नहीं। तो आज 75वीं वर्षगांठ है नागासाकी में गिरे परमाणु बमों की। हिरोशिमा और नागासाकी में गिरे बम ये मानव इतिहास में दो काले धब्बों के रूप में जिंदा रहे हैं, जहां वो ताजा वैज्ञानिक जानकारी जो हमें प्राप्त हुई थी, हमने इसे सबसे ज्यादा विध्वंसक तरीके से इसका उपयोग किया। तब से हमने सोचा है कि शांति केवल युद्धों से बचकर ही हासिल की जा सकती है। दुर्भाग्य से ये सच है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि ये राष्ट्र की सीमाएं चरम सीमाएं हैं। हमें ये नहीं समझ में आया कि ये सीमाएं इस धरती की विविधता को बरकरार रखने का एक तरीका है। हमें ये नहीं समझ आया कि ये सीमाएं इंसानी विकास जिन अलग अलग तरीकों से हुआ है, जिस तरह से संस्कृतियों का, भाषाओं का विकास हुआ है, उसका पोषण करने का एक तरीका है। सीमित सीमाओं के अंदर ये चीजें हुई हैं, चाहे एक वास्तविक सीमा रेखा खींची गई कि नहीं खींची गई, लेकिन मानवता के इतिहास की शुरुआत से देशों का अस्तित्व रहा है। तो इन सीमाओं का पोषण करना अच्छी बात है, क्योंकि आज दुर्भाग्य से इंटरनेट की संस्कृति की वजह से हर किसी को लगता है, लोगों को लगता है कि हर कोई एक जैसा ही होना चाहिए। देखिए, अगर हर कोई एक जैसा हो जाए, अगर आप एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसे खाना खाते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, तो आप एक सेना की तरह बन जाएंगे, जो एक खतरनाक चीज़ है। अगर पूरी जनसंख्या एक सेना बन जाए तो ये खतरनाक है, क्योंकि एक सेना का क्या उपयोग होगा अगर उसमें लड़ने की क्षमता ना हो। लड़ने की क्षमता के बिना, काबिलियत के बिना सेना का क्या महत्व है? और लड़ने की काबिलियत होने का क्या मतलब है अगर आपको लड़ने का कोई मौका ही ना मिले? तो आपको लड़ने के लिए मौकों की तलाश होगी। तो हम इन मौकों की तलाश में बहुत इनोवेटिव रहे हैं, क्योंकि कई लोगों ने ये भविष्यवाणी की, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जो इतना भयंकर था, हमें लगता है कि अगले 100 सालों तक कोई युद्ध नहीं होना चाहिए था, लेकिन असलियत यह है कि तब से अभी तक एक भी दिन ऐसा नहीं बीता है जहां दुनिया के किसी कोने में कोई युद्ध या कोई लड़ाई ना हुआ हो। दूसरे धर्म और दूसरे मुद्दों को तो छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय मुद्दों पे राष्ट्रीयता के कारण लोगों ने गोली चलाई है। एक भी दिन ऐसा नहीं बीता है कि सन 1944 से आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं बीता है जब गोलियां ना चली हों। तो एक इंसानों के रूप में हमें इस पर गौर करना होगा। जब मैं कहता हूँ ह्यूमन बीइंग, इस शब्द को यहाँ वहाँ लापरवाही के साथ फेंका जा रहा है, ये समझे बिना कि एक बीइंग होने का मतलब है कि ये इस धरती पर सबसे बड़ा सम्मान है। कोई भी दूसरा प्राणी एक जीव या बीइंग नहीं है, केवल एक ह्यूमन एक बीइंग है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास विकल्प है कि हम वैसे हो सकें जैसा हम होना चाहते हैं। हम उस संभावना से कितने दूर हैं? आम मानव सभ्यता उस संभावना से कितनी दूर है? दुर्भाग्य से, क्योंकि अगर हम वास्तव में इस विकल्प का इस्तेमाल करें कि हम वैसे हो सके जैसा हम होना चाहते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हर किसी के पास इतनी समझ है,
हर किसी के पास इतनी समझ है कि वो ये देख सके कि एक सुखद अवस्था में होना एक दुखद अवस्था में होने से कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन किसी न किसी वजह से मुझे लगता है कि आपको एक बुरे अनुभव की ही जरूरत है, क्योंकि मैं हर समय बुरे अनुभव में होना चुनता हूं। व्यक्तिगत इंसानों की यही पोजीशन रही है जो कि व्यवस्थित होकर बड़े समूहों में तब्दील हो जाती है। अभी इस दुनिया में सबसे बड़े समूह शायद देशों के हैं और शायद धर्मों के हैं। हम बुरा अनुभव बहुत आसानी के साथ लोगों के साथ बांटते हैं, लेकिन अच्छा अनुभव हम उसे बचा कर रखते हैं इस भ्रम में कि कब्र में यह हमारे काम आएगा। इसके कई कारण हैं, लेकिन मूल रूप से हमने इस मूलभूत विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया है, जो कि एक नतीजा है इस धरती पर जीवन के विकास का, कि हम इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि हम वास्तव में चुन सकते हैं कि कैसे होना है, कैसे सोचना है, कैसे महसूस होना है, अभी कैसे होना है। यह विकल्प किसी भी दूसरे प्राणी के पास नहीं है, क्योंकि वो अपनी शारीरिक जरूरतों की विवशता के आधार पर चलते हैं। हमारे पास भी शारीरिक जरूरतें हैं। ऐसा नहीं है कि आप शारीरिक जरूरतों से पूरी तरह से आजाद होकर जी सकते हैं। वो जरूरतें मौजूद हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज यह है कि आपकी शारीरिक मजबूरियां आपके मनोवैज्ञानिक क्षेत्र पर प्रकट नहीं होती। आपकी शारीरिक मजबूरियां आपके मन पर हावी नहीं है, वहां प्रकट नहीं होती। अगर आप इतना कर लेते हैं कि थोड़ी सी दूरी आ जाए, हम कई सालों से आपके साथ ही करने की कोशिश करते रहे हैं, अगर थोड़ी दूरी आ जाए आपके और आपके शरीर के बीच, आपके शरीर और आपके मन के बीच अगर थोड़ी सी दूरी है, फिर शरीर की मजबूरियां आपके मन में प्रकट नहीं होंगी। जब शरीर की मजबूरियां कहीं और प्रकट नहीं होती, फिर आप एक बीइंग हैं। बस इसके लिए इसी की जरूरत है। लेकिन जब लगातार, ये कैसे हुआ? ये तो एक ट्रॉपिकल फूल है। तो हम लगातार अपनी सीमाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते रहे हैं, उनका गुणगान करते रहे हैं। हम यूं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सीमाओं में ही ताकत है। नहीं, सीमा अपने भीतर, सीमा के किसी भी भाव के बिना होना चरम ताकत है। ताकत का मतलब किसी और के ऊपर ताकत नहीं। अस्तित्व में होने का एक शक्तिशाली तरीका, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर शासन कर रहे हैं या आप किसी को दबा सकते हैं। बात वो नहीं है। अगर आपके अंदर पर्याप्त ऊर्जा है, अगर इस पेड़ के पास, इसके भीतर पर्याप्त ऊर्जा और शक्ति है, तो ये आकर आपकी पिटाई नहीं करेगा। वो तो कोई इंसान इसकी डगाल तोड़कर आपकी पिटाई करेगा। ये पेड़ बस अपनी संपूर्ण क्षमता में, संपूर्ण आकार में विकसित होना चाहता है, वही उसकी आकांक्षा होगी। अगर आपके पास इतनी समझ होती तो ये बहुत आसान होता। आपके भीतर की ताकत, इसका उद्देश्य ये है कि ये जीव एक भव्य तरीके से प्रकाशमान हो। सूरज प्रकाशमान है। यहाँ आज बहुत ही सुंदर धूप खिली हुई है। सूरज ये नहीं सोच रहा है कि पेड़ ये नहीं सोच रहा, पेड़ ये नहीं सोच रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होना चाहिए, आपको विटामिन डी मिलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। वो बस प्रकाशमान है। तो जीवन को बस यही करना है। ये विशेषाधिकार प्रकृति ने एक इंसान को दिया है कि आप एक शारीरिक प्रक्रिया से कहीं ज्यादा हैं। इसका मतलब है कि आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां आपका अस्तित्व, आप शारीरिक तौर पर क्या करते हैं उसके बारे में नहीं है।
आपका अस्तित्व आप अभी जैसे हैं उसके बारे में है। तो इस संदर्भ में जब ये आयाम आपके भीतर एक महत्वाकांक्षा बन जाता है, ये आयाम किसी न किसी तरीके से आपको प्रेरित कर देता है कि आप जीवन की भौतिकता से परे होना चाहें। भौतिकता जरूरी है, भौतिकता के मंच के बिना जीवन नहीं हो सकता, लेकिन जब ऐसा होता है सिर्फ तभी एक गुरु सार्थक होते हैं। अमेरिका में ये एक बुरा शब्द बन गया है, गुरु। मैंने सुना कि एक बहुत ही लोकप्रिय टेलीविजन एंकर किसी से कह रहे थे, किसी स्थानीय स्पिरिचुअल टीचर को कह रहे थे, और जब उस व्यक्ति का परिचय दिया गया, उसका इंटरव्यू लिया गया, तो इस टेलीविजन एंकर ने कहा, आप एक गुरु नहीं है ना? क्योंकि ये गुरु इतना गंदा और बुरा शब्द बन गया है। फिर सूरज भी एक गंदा शब्द है, क्योंकि गुरु का यही अर्थ है, वह जो अंधकार को दूर करता है। कुछ घंटे पहले यहाँ अंधेरा था, अब अंधेरा चला गया है, किसी और चीज के कारण नहीं, सिर्फ इस कारण क्योंकि सूरज उग गया। तो हम जिसे गुरु कहते हैं वो एक व्यक्ति नहीं है। चूंकि ये कौन दूसरा व्यक्ति है जो मुझसे इस तरह से बात कर रहा है? ये खुली जगह में आवाज इतनी गूंज क्यों रही है? एक और गुरु, देखिए, पेड़ों से टकराकर आवाज वापस आ रही है। जो अंधकार को दूर करता है, भौतिक दुनिया में केवल प्रकाश अंधकार को दूर करता है। आपके भीतर प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता। सूरज की रोशनी या बिजली से निकलने वाली रोशनी आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, सौभाग्य से, क्योंकि इंसानी भाषाओं में हमने इस तरह से इस शब्द का प्रयोग करते हैं। मेरे ख्याल से पतंजलि ने पहली बार ये गलती की थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप स्थिर होकर बैठते हैं तो आपके अंदर एक प्रकाश का उदय होगा। तब से हर तरह के बेवकूफ अपने भीतर हर तरह के प्रकाशों को देखने लगे हैं। आप चाहे जहां कहीं जाएं, अगर आप कहते हैं पिछले 30 सालों में मैंने काफी हद तक इसे खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन एक समय था, अगर आप कहीं भी जाकर कहते हैं कि मैं ध्यान करता हूं, तो लोग पूछेंगे, अरे तुमने प्रकाश देखा क्या? मैं अपनी आंखें बंद करके प्रकाश देखने की कोशिश क्यों करूंगा? अगर मैं अपनी आंखें खोलता हूं तो हर जगह पर्याप्त मात्रा में प्रकाश मौजूद है। पतंजलि ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उन्हें पता है कि आपका मन एक नतीजा है ढेर सारे इकट्ठा की हुई जानकारी का। ये इस झील की तरह है। ये झील हमेशा गंदी दिखती है, लेकिन आमतौर पर अगर आप इसे यूं ही छोड़ देते हैं तो सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी स्पष्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप एक छड़ी लेके उसे हिलाते हैं तो फिर से मिट्टी ऊपर आ जाती है। तो इस संदर्भ में पतंजलि कह रहे हैं कि अगर पूरा जीवन आपका मन गंदगी से भरा रहा है, अगर आप बिल्कुल स्थिर होकर बैठें, अगर आप पर्याप्त समय दें, तो सारी गंदगी नीचे बैठ जाएगी और स्पष्टता आ जाएगी। एक नया प्रकाश आ गया है। वो एक प्रतीक के रूप में कह रहे हैं। एक इंसान के लिए इसे समझने का कोई और तरीका नहीं है कि आप बेहतर देख पाएंगे। मैं बेहतर देख सकता हूं, मतलब प्रकाश मौजूद है, इसका यही मतलब है। तो उस संदर्भ में पतंजलि ने कहा कि आपके भीतर एक नया प्रकाश का उदय होता है। उन्होंने ये बात याद भी दिलाई कि आपकी समस्याएं अभी गई नहीं हैं, सिर्फ एक नया प्रकाश आया है, यानी कि आपको एक झलक देखने को मिली है। कर्म की पूरी गंदगी अभी भी मौजूद है, वो एक दूसरे स्तर का काम है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप ये सीखते हैं कि आप लगातार अपना हाथ उसमें घुसा के उसे हिलाते ना रहें, तो फिर अगर वो है भी, फिर भी कोई समस्या नहीं होगी। सारी गंदगी बस आपके अनुभव की समृद्धि है। मैं
अभी अभी किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा था कि एक व्यक्ति बहुत ही सरल भाषा में उसने इस बात को व्यक्त किया है। वो एक ऑर्गेनिक खेत वगैरह चला रहे हैं और उन्होंने कहा, वो ये बता रहे हैं कि जिसे आजकल दुर्भाग्य से जिसे दुनिया में विज्ञान कहा जाता है, उस तरीके से वो कह रहे हैं कि गाय सबसे अच्छी मशीन है। जब वो एक बच्चे को पैदा करती है तो वो 7-8 महीनों के लिए दूध देती है। जब दूध खत्म हो जाता है तो हम भारत में गाय को रिटायर कर देते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं। हम उन्हें मारते नहीं हैं, हम उन्हें रिटायर करके उन्हें भोजन चारा खिलाते हैं। और अगर हम इतना चारा खिलाते हैं, वो पूरे शहर में जाके सारी बची खुची सब्जियां उठा के लाता है। मैं सुबह 10 बजे गाय को ये चारा खिलाता हूँ और शाम को 5:30-6 बजे तक गोबर आ जाता है। तो ये गोबर, इसमें बहुत मीथेन है। सब्जियों में मीथेन नहीं था, लेकिन इस गोबर में मीथेन है। मैं गोबर गैस प्लांट में डालता हूँ तो उससे गैस निकलती है। शाम को 6 बजे तक मेरी सारी बत्तियां जल जाती हैं उसके कारण। और मैं गोबर गैस प्लांट से जो बचा हुआ सामान निकलता है उसे मैं केंचुओं की पिट में डालता हूँ और 72 घंटों के अंदर, और वहाँ आपको बहुत शानदार खाद मिलती है, वर्मी कंपोस्ट वाली खाद मिलती है, और मैं उसे तुरंत अपने खेत में डाल सकता हूँ। और अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ है जिसे गाय नहीं खा सकती, तो मेरे पास मुर्गियाँ हैं। मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा केंचुओं को खाती हैं। अगर आप कुछ सामान वहाँ डालते हैं तो वो सड़ जाता है, उसमें केंचुए हो जाते हैं, तो मुर्गियाँ उसे खा लेती हैं। 24 घंटों में अंडे बन जाते हैं। तो जब आप आमलेट खाते हैं तो वास्तव में आप केंचुओं को खा रहे हैं 24 घंटों के अंदर। तो एक बहुत ही सरल भाषा में वो इन चीज़ों की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन ये सच है, वास्तव में यही हो रहा है। ठीक है, तो जिसे हम भोजन मानते हैं वो कुछ और बन जाता है, मिट्टी कुछ और बन जाती है। इस तरह से ये चलता रहता है जीवन की इस पूरी प्रक्रिया में। जैसे ही आप अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले लेते हैं, आप एक अपारदर्शी जीव बन जाते हैं। चूंकि आप अपारदर्शी हैं, सूरज का प्रकाश आपके अंदर नहीं जा रहा। सूरज का प्रकाश इस हवा से होकर क्यों गुजर रहा है? हालांकि हवा हर जगह है, पता है आपको। इस हवा से होकर ये इस तरह से गुजर रहा है कि आप हवा को देख ही नहीं सकते, हालांकि वो आपके जीवन के लिए अनिवार्य है। लेकिन ये आपसे होकर क्यों नहीं गुजर रहा? क्योंकि आप भौतिक रूप से अपारदर्शी हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक जीव के रूप में अपारदर्शी हो जाते हैं, फिर आपको थोड़ी ठोकर की जरूरत है। तो गुरु एक व्यक्ति के रूप में, मैं दूसरों के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि हो सकता है कि उनकी अपनी खुद की ट्रिक्स हों। मैं उन चीज़ों को नहीं खोजना और खोलना चाहता क्योंकि हमें नहीं पता कि उनकी स्ट्रेटजीज क्या हैं। मैं जिस तरह से हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ? मेरी व्यक्तित्व को बहुत ही संभाल कर सावधानी से बनाया गया है ताकि आप कोई निष्कर्ष ना निकाल पाएं। लगातार आप उलझन में रहें, क्योंकि अगर आपने निष्कर्ष निकाल लिया तो आपके दरवाजे बंद हैं। थोड़ी उलझन, अगर आप उलझन में हैं कि अभी सुबह का समय है या रात का है, तो आप खिड़की खोलकर देखना चाहेंगे, है ना? अगर आपको हर चीज पक्की पता है, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा व्यक्तित्व दरवाजे पर एक दस्तक की तरह है, लेकिन आपका ये कमबख्त दरवाजा, क्या ये खुलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। नहीं सद्गुरु, कभी कभी मैं खोलता हूँ और बंद कर देता हूँ, खोलता हूँ और बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसीलिए आपको हर समय उस व्यक्ति के इर्द गिर्द लटकना पड़ेगा। लेकिन अगर आप खुल जाते हैं, खुलने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी गंदगी थम गई है। वो गई नहीं है, मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा कि वो चली गई, वो थम गई है। वो हर समय नहीं उभरती रहती, वो झील के नीचे थम गई है। साफ पानी आ गया है ऊपर। हमें ये समझना होगा कि एक झील का साफ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी जो आपने देखा होगा, उसकी तली में काफ़ी गंदगी होती है, लेकिन उन्हें उसे नीचे दबा के रखा है। चूंकि उन्होंने उसे नीचे दबा कर रखा है, आपके पास सुंदर पीने योग्य पानी है। इसी तरह आपके साथ ज़रूरत नहीं है कि आपकी पूरी सफाई हो जाए।
वो सिर्फ तब ज़रूरी होगा जब हम आपकी खुशहाली से परे की चीज़ें करना चाहते हों, कि जब आध्यात्मिकता के बारे में आपकी चिंता सिर्फ आपकी खुशहाली, आपके आत्मज्ञान के बारे में ना हो, आप एक उपकरण बनना चाहते हों। 21वीं सदी में ये बहुत मुश्किल काम लग रहा है कि आप किसी भी व्यक्ति को एक उपकरण बना सकें, क्योंकि एक उपकरण, देखिए मान लीजिए आप एक सर्जन हैं, आपके पास एक सुई है, आप उससे सिलना चाहते हैं, लेकिन अचानक सुई तय कर लेती कि वो एक कैंची बनना चाहती है। ये खतरनाक है। 21वीं सदी में गुरु का यही अनुभव है, खास तौर से एक रहस्यदर्शी, एक दिव्यदर्शी जो केवल खुशहाली से परे की कुछ चीजें करना चाहता हो, तो वो एक अलग समस्या है। लेकिन सिर्फ अपने भीतर स्पष्टता, खुशहाली लाना और ज्ञान प्राप्त करना, इसके लिए आपको सिर्फ गंदगी को नीचे थामना है। गंदगी को नीचे थामने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप उसे लगातार छेड़ते नहीं हैं तो वो थम जाएगी। हर दिन कल मैं किसी से बात कर रहा था कि आप सिगमंड फ्रॉइड के वंशज हैं। आप हर दिन अपनी गंदगी को उठा के उसके साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं और आप उसे पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। इसके साथ अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कभी भी स्पष्टता आने वाली है, तो ऑल द बेस्ट। मैं सिर पे सलाम कर रहा हूँ, हाथ नहीं जोड़ रहा। आपको इस चीज़ पर ध्यान देना होगा। मैंने ऐसा क्यों किया, मैं आपको किसी दिन बताऊंगा। ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप अनंत काल तक गंदगी ही रहेंगे, इस बात को जान लीजिए। क्योंकि आपने इस बुनियाद को ही नहीं समझा है कि इंसानी सिस्टम कैसे काम करता है, खास तौर से आपकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। हर कोई इंटरनेट पे है, हर किसी को पता है कि किडनी कैसे काम करती है, हर तरह के नाम लोग बताते रहते हैं। सदगुरु मिलेरुबीन, आपने कहाँ देख लिया? इन चीज़ों को आप डॉक्टर पे छोड़ दीजिए। आप बस ये कहिए कि यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। आप इन सारी चीज़ों के नाम मत बताइए, क्योंकि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तथाकथित आध्यात्मिक दुनिया 21वीं सदी की, हर कोई बात करता है ऑरा की, चक्र की, ऊर्जाओं की, और कैसे वो अपने चक्रों को साफ कर रहे हैं, उनको व्हील अलाइनमेंट कर रहे हैं चक्रों का। यह आपको बुरी कदर पागल करने वाला है, क्योंकि आप सिर्फ ये कर रहे हैं कि आप झील के तल को लगातार हिला रहे हैं। आपकी झील हमेशा गंदी रहेगी, उसमें कभी पानी साफ नहीं होगा। साफ पानी और गंदे पानी में अंतर बस इतना है कि एक व्यक्ति ने उसे थमने की अनुमति दी है। चूंकि इसमें गंदगी है, इसी कारण उसमें कमल के फूल खिल रहे हैं। अगर आप इसे पूरी तरह से साफ कर दें तो क्या इसमें कुछ उगेगा? कुछ भी नहीं उगेगा। ये केवल एक वाटर टैंक होगा, ये एक झील नहीं होगी। तो कोई बात नहीं, काफ़ी सारी गंदगी है, कोई बात नहीं, लेकिन उसे ऊपर सतह तक लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वो नीचे होती है तभी वो उपयोगी होती है। अगर वो ऊपर आती है तो हर चीज़ को रोक देती है। तो एक गुरु एक उपस्थिति है, एक व्यक्ति नहीं, एक तरह की ऊर्जा, एक संभावना। इसका उपयोग करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने दरवाजे को खोलिए। आपको सिर्फ सदगुरु, मैं अपने दरवाजे को कैसे खोलूं? हनुमान की तरह। हनुमान ने अपना सीना खोला था, क्या मैं भी वो करूं? नहीं, मैं आपके भीतर की वो सारी गंदगी नहीं देखना चाहता। आप अपने भीतर काफी गंदे हैं, पता है आपको। ये बहुत अच्छा यंत्र है, लेकिन बहुत सुंदर यंत्र नहीं है अंदर से, शारीरिक रूप से मैं कह रहा हूं। कोई भी आपका पेट खोल के अंदर नहीं देखना चाहता। वहां देखने के लिए कुछ सुंदर चीजें नहीं हैं, काम की चीजें हैं, लेकिन सुंदर नहीं हैं। तो खोलने का मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसी चीज है जिसे आपको खोलना है। एकमात्र रुकावट है आप। एकमात्र रुकावट है एक व्यक्ति के रूप में आप। एक व्यक्ति को गुरु क्यों कहा जा रहा है और किसी दूसरे व्यक्ति को गुरु नहीं? ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति का ऐसा व्यक्तित्व है जो अपारदर्शी है,
दूसरे व्यक्ति ने या तो खुद को पारदर्शी बना लिया है या उसने खुद को किनारे रखना सीख लिया है। इनमें से एक चीज आपको करनी होगी। अगर आप पूरी तरह से पारदर्शी बन जाते हैं, फिर काम करने की क्षमता कुछ हद तक कम हो जाएगी। तो इस चरण में ज्यादातर लोगों के लिए बेहतर होगा बगल में हटकर खड़े होना सीखना। अगली बार आपको ये आजमा के देखना चाहिए। अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप दरवाज़ा खोलिए, लेकिन आप दरवाजे के बीच में खड़े रहिए। वो लोग साफ साफ समझ जाएंगे कि यहाँ पे आपका स्वागत नहीं हो रहा है। जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हैं, आपको बगल में हटना होगा। ये सरल सी समझ है जो हर इंसान में होनी चाहिए। तो गुरु का व्यक्तित्व सिर्फ आपके दरवाजे पे एक दस्तक है। जब आप दस्तक को सुनते हैं, आपको बगल हट जाना चाहिए। जैसा कि मैंने कई बार कहा है, मैंने ऐसे कई लोगों को दीक्षा दी है जिनसे मैं कभी नहीं मिला हूँ। मेरे ख्याल से अगले कुछ महीनों में मैं ये देख रहा हूँ कि इसे एक नए स्तर तक कैसे ले जाया जाए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। क्योंकि अगर लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं एक शहर को जलाने में, मुझे लगा कि हम इसी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं वास्तव में लाखों इंसानों को प्रकाशमान करने के लिए। देखिए, अभी एकमात्र रुकावट कि हम इस दर्शक में बैठ के पूरी दुनिया को दीक्षा क्यों नहीं दे सकते। एक आध्यात्मिक संभावना में, ये शांभवी महामुद्रा में मैं हर किसी को एक साथ दीक्षा क्यों नहीं दे सकता। समस्या ये है कि वो यूं हैं, विकास से जुड़ी समस्याएं हैं। अभी भी उनका ध्यान बटा हुआ है, उनका ध्यान एकाग्र नहीं है। अगर आप पूरी दुनिया का ध्यान एकाग्र कर सकें थोड़े से समय के लिए, थोड़े समय से मेरा मतलब है कि 3-4 घंटों के लिए, अगर आप उनका ध्यान पूरी तरह से एकाग्र रख सकें पूरी जनसंख्या का, तो अभी इस सुबह हम पूरी दुनिया को एक शिक्षा में दीक्षित, एक प्रक्रिया में दीक्षा दे सकते हैं। मैं ये बात साबित कर सकता हूँ। उन्हें ये पता भी नहीं कि हमें उन्हें दीक्षा दे रहे हैं, लेकिन बस उनका ध्यान केंद्रित रहा। 3-4 घंटों के बाद उन्हें पता होगा कि शांभवी महामुद्रा कैसे की जाए। हम ये कर सकते हैं, लेकिन उनका ध्यान कैसे एकाग्र किया जाए। जब वो आपके सामने बैठे होते हैं तब भी वो उनकी हालत ऐसी होती है। इन दिनों सिर्फ आपके शरीर में ही खुजली नहीं होती, फोन के स्क्रीन में हमेशा खुजली होती रहती है। हेलो, पिंग पिंग टिंग टिंग होते रहता है और आपको उसे देखना ही पड़ेगा। अगर उसमें आवाज नहीं आती तो आपको चिंता होने लगती कि उससे आवाज क्यों नहीं आ रही, कोई आपको ये और वो क्यों नहीं भेज रहा। और अमेरिका में ये भी, कोई आपको कोई संदेश क्यों नहीं भेज रहा, कोई संकेत क्यों नहीं भेज रहा, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से आपको ट्रेनिंग दी गई है कि आपको हर जगह चिन्ह दिखने चाहिए। आपको अब मिल रहे हैं। अगर आपका ध्यान एकाग्र रहे तो ऐसा किया जा सकता है। हम बड़े स्तर पर एक प्रयास करने वाले हैं इस दिशा में, जहां हम लोगों के भारी जनसमूह को दीक्षा दे सकें। संघर्ष ये है कि उन्हें उनका ध्यान केंद्रित रखा जा सके। तो हमारे सभी ईशांगास, सभी योग शिक्षक इस दिशा में काम करेंगे कि एक बड़ी संख्या में लोग ध्यान एकाग्र करके रखें और हम शारीरिक मौजूदगी के बिना उन्हें दीक्षा देंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होने वाला है। वायरस को शुक्रिया कि हम ये कदम उठाने वाले हैं। ये बात हमेशा से मेरे दिमाग में रही है, लेकिन हम हमेशा लोगों के सामने जाके इसे करते रहे हैं। लेकिन अब हम ये प्रयास कर रहे हैं, और अगर हम सफलतापूर्वक उनका ध्यान एकाग्र कर पाए तो उन्हें दीक्षा देना कोई समस्या नहीं है, वो चाहे जहां भी हों। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक लाइट की तरह नहीं है। क्या मैं इसे यहाँ फोकस कर सकता हूँ, दीवार के पीछे फोकस कर सकता हूँ? ये उस तरह की चीज़ नहीं है। ये हो रहा है। इसके लिए सिर्फ ध्यान एकाग्र होने की ज़रूरत है। अगर ध्यान एकाग्र है तो संचरण सहजता से किया जा सकता है। जहाँ संचरण नहीं होता वहाँ कोई रूपांतरण भी नहीं होगा। शिक्षाएं आपको बदल सकती हैं, लेकिन आपको रूपांतरित नहीं कर सकती। रूपांतरण सिर्फ तभी होगा जब संचरण हो किसी ऐसी चीज का जो
आपके भीतर किसी नई संभावना को खोलता है। तो हम इस प्रक्रिया में हैं कि एक ऐसी पद्धति ईजाद की जा सके जहां 10 से 25,000 लोग एक साथ अपना ध्यान एकाग्र करके रहें और हम उन्हें दीक्षा देंगे। हमने शारीरिक मौजूदगी में काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों के साथ ऐसा किया है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के मंच जो हैं वो इन संख्याओं तक सीमित हैं। तो शायद अगले कुछ महीनों में ऐसा होगा। और ये एक अफसोस भरी याद है। हम हर चीज़ की जश्न मनाते हैं, लेकिन इस दिन का जश्न ना मनाएं। हमें हमेशा याद रखना होगा कि जिस दिन नागासाकी पे बम गिराया गया था, और वो भी संयोग से, ज़रा देखिए, ऐसा नहीं है कि हम नागासाकी के लोगों को मारना चाहते थे। हम किसी और शहर पे ये बम गिराना चाहते थे, और वो शहर, उस दिन उस पे बहुत बादल छाए हुए थे। उन दिनों बम फेंकने वाले हवाई जहाज में उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी, उन्हें आंखों से देखना चाहिए था। तो शहर के ऊपर बहुत ज़्यादा बादल थे, तो किसी दूसरे शहर पे जाके उन्होंने बम गिरा दिया। इसकी रैंडमनेस कितनी ज़्यादा क्रूर है। किसी चीज़ को वास्तव में तबाह करने का ये तब वो नहीं था। ठीक है, आप, उन्होंने सोचा किसी पे भी बम गिरा दो, इस पे या उस पे। आपने देखा है आजकल बंदूक लेकर लोग पब्लिक प्लेस में आ रहे हैं। वो किसी खास आदमी गोली नहीं चला रहे हैं जिससे जो उनका दुश्मन है, बस किसी भी व्यक्ति पे गोली दाग रहे हैं। ये पूरा आंदोलन जिसे हम आतंकवाद कह रहे हैं, वो बस यही है कि किसी को भी गोली मार दो, इस खास आदमी को गोली मारो। ये इंसानी दुश्मनी हो सकती। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी चीज़ है, लेकिन कम से कम अपनी प्रकृति में ही ये सीमित है, क्योंकि वो एक खास व्यक्ति पर उसका ध्यान केंद्रित है। लेकिन आतंकवाद एक बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि किसी को भी गोली मार दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, आदमी, औरत, बच्चा। अगर आपको कोई नहीं पता तो सड़क पे खड़े कुत्ते को ही गोली मार दो, किसी को भी गोली मार दो। तो ये अणु बम जो 1944 में गिराया गया, वो एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी थी, बिल्कुल नया विज्ञान था। और बस किसी पे भी बम गिरा दो, इस भाव के साथ। इसे फैट मैन निकनेम दिया गया था। आप सभी लोग, आज वो दिन है जब आपको तय कर लेना चाहिए कि आप वैसे फैट मैन नहीं बनेंगे, वो बम जिसने किसी भी व्यक्ति के ऊपर जिसे गिरा दिया गया था। मैं एक दूसरी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि देश की 30% आबादी कुपोषित है और 30% से ज़्यादा लोग मोटे हैं। ये भी एक रैंडम बम गिराने की तरह है। कृपया इस बात का भी ख्याल रखिए। और वो शहर जिसे कुकुरा कहा जाता था, जिसके ऊपर बादल थे, आज यहाँ पे कोई बादल नहीं है। पता नहीं लोगों के हमारे लिए क्या इरादे हैं। वो शहर कुकुरा, जिसके ऊपर बादल छाए हुए थे, आज उसे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लकी शहर माना जाता है, क्योंकि बम उस शहर पे गिराया जाना था, लेकिन उसे कहीं और गिरा दिया गया। तो इंसानी अस्तित्व की ये प्रकृति रही है कि हमने भेदभाव को व्यवस्थित कर दिया है, ऑर्गेनाइज्ड कर दिया है। धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर। राष्ट्रीयता एक नया जात पात है। मेरे पास कौन सा पासपोर्ट है, इसी से ये तय होगा कि मैं किसकी हत्या करना चाहता हूँ। हाँ, अगर मेरे पास ये पासपोर्ट है तो मैं तुम्हारी हत्या करना चाहता हूँ, अगर मेरे पास दूसरा पासपोर्ट है तो मैं उस आदमी की हत्या करना चाहता हूँ। तो भेदभाव को इस तरीके से व्यवस्थित करना, दुर्भाग्य से इंसानी मनों में भेदभाव हैं। व्यक्तिगत इंसान इससे परे जाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब ये भेदभाव इन रूपों में व्यवस्थित हो जाता है, फिर इसे भेदभाव के रूप में नहीं देखा जाता, इसे
राष्ट्रीयता माना जाता है, देशभक्ति माना जाता है, इसे बहुत सकारात्मक चीज़ माना जाता है। दुर्भाग्य से शायद दुनिया की वास्तविकताएं ऐसी हों कि अभी भी देश एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि इन सभी की जड़ अब हमारे भेदभाव को व्यवस्थित करने में है। आज देश की तरक्की हो सकता है कि इस पर निर्भर हो, लेकिन क्या ये इंसानों की आकांक्षा नहीं है कि वो स्वाभाविक रूप से ये देखें कि हम सबसे उच्चतम स्तर से कैसे रह सकते हैं, चाहे ये कल सुबह होगा या 1000 साल या 10,000 साल के बाद। लेकिन क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हर इंसान ये आकांक्षा करे कि किसी न किसी तरीके से आप आज़ाद हों, एक व्यक्तिगत इंसान के रूप में, समाज के रूप में, देश के रूप में और इस धरती पर मानवता के रूप में। क्योंकि ये आकांक्षा, ये मेरा विचार नहीं है, ये आकांक्षा आपके जीव का मूल आधार है। क्योंकि जीव यानी कि बीइंग का अर्थ है कि वो एक ऐसे मुकाम तक विकसित हो चुका है कि वो किसी भी चीज़ में बंधना नहीं चाहता। आप अपनी शरीर की जो जिंदा रहने की प्रवृत्ति है, उसकी नकल करते हुए आप सीमाएं बनाने की कोशिश करते हैं। इसी कारण लोग हर समय दुखी रहते हैं। सब कुछ अच्छा है लेकिन लोग दुखी हैं। जब सब कुछ सही है लेकिन फिर भी लोग दुखी हैं, क्योंकि जो चीज़ आज़ाद होने की कोशिश कर रही है उसे आपकी अज्ञानता ने बांध दिया है। तो आज दर्शन के लिए यहाँ बाहर बैठे हैं। हमारा महिमा हॉल पीछे है। आप में से जिन लोगों ने नहीं देखा है, ये गुंबद है जिसके अंदर कोई खंभा नहीं है। शायद दुनिया का ये सबसे बड़ा गुंबद होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन कम से कम जितने भी गुंबद मैंने देखे हैं उनमें से ये काफ़ी बड़ा है। 44,000 स्क्वायर फुट का इसके अंदर क्षेत्र है। इसमें करीब 1,500-2,000 लोग बैठ सकते हैं ध्यान के लिए, लेकिन आज वायरस की वजह से केवल 300 लोग बैठ सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतें बहुत बढ़ गई हैं सोशल डिस्टेंसिंग के कारण। तो सबसे अच्छा ये है कि हम बाहर बैठें। तो हम यहाँ हैं, अगर आपके पास कोई सवाल हो तो। मैं सवाल का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये सवाल जोहान्सबर्ग से मीशा ने पूछा है। नमस्कारम सद्गुरु, परिवार के उन सदस्यों से कैसे निपटा जाए जो बात बात पर ये धमकी देते रहते हैं कि उनके गुरु मुझे सजा देंगे। वो उन घटनाओं का जिक्र भी करते हैं जिनमें लोग दुर्घटना का शिकार हो गए या बीमार पड़ गए, क्योंकि इस आदमी के साथ उन लोगों के संबंध अच्छे नहीं थे। शायद ये गीदड़ भपकियां हों, लेकिन इन बातों से मन अशांत हो जाता है और मेरे बच्चे भी अब घबराने लगे हैं। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को ये कैसे समझा सकती हूँ कि उनकी माँ को कोई खतरा नहीं है? मैं इस परिस्थिति को कैसे संभालूं? सबसे पहले अपने उस परिवार के सदस्य की जांच कीजिए, वो चाहे जो कोई भी हो। शायद उसके कुछ गुंडे बदमाशों से संबंध हों, किसी गुरु के साथ नहीं। उसके संबंध आपके स्थानीय गुंडों के साथ होगा। उनके साथ वो दुर्घटना भी करा सकता है, वो तबाही भी ला सकता है। जब ऐसा हुआ
Shankaran Pillai went to a bank. शंकरन पिल्लई एक बैंक गए एक बिजनेस लोन के He लिए। had a legitimate business running उनके पास एक अच्छा बिजनेस था जो सफलता से काम कर रहा था। उन्हें बस थोड़ा और पैसों की ज़रूरत थी ताकि वो व्यापार का विस्तार कर सके। in his arrogance. बैंक मैनेजर बहुत घमंड में था। उसने कहा नहीं मिलेगा। आमतौर पे ऐसा होता है। Worth व्यापारी जो लाख with the manager करोड़ों के earn 10% or not even educated that much. करोड़ों के मालिक हैं, वो जाके मैनेजर के सामने बैठते हैं जो उसका 10% भी नहीं कमाता, लेकिन मैनेजर ऐसे दिखावा करता है जैसे वो देश का राजा है। ये हर जगह होता है, बैंक में होता है और सरकारी ऑफिसेज में भी होता है, क्योंकि जिसके पास भी Families, all right. ताले की चाबी होती है, जिसके अंदर पैसा है, वो बड़ा होने का दिखावा करता है। परिवार के अंदर भी ऐसा होता है। तो बैंक मैनेजर ने कहा नहीं, मैं लोन नहीं दूंगा। Shankaran Pillai said, शंकरन पिल्लई ने कहा देखिए, I have a legitimate business. मेरा धंधा अच्छा चलता है, ये कानूनन धंधा है Profitable business. और मुझे बहुत मुनाफा भी हो रहा है। मुझे बस थोड़े और पैसे की ज़रूरत है ताकि मैं व्यापार का विस्तार कर सकूं। बैंक मैनेजर ने कहा नहीं। This was his bank. ये उसी का बैंक था, Simply no without consideration. लेकिन ये बैंक मैनेजर अब बिना किसी कारण के नहीं कह रहा है। तो शंकरन पिल्लई सड़क के दूसरी ओर दूसरे बैंक के पास गया और उसने मैनेजर से कहा मुझे ये चाहिए। Necessary loan. उस मैनेजर ने तुरंत उसे लोन दे दिया। Shankaran Pillai फिर शंकरन पिल्लई ने walked to the fish market, मच्छी बाजार में जाकर bought up 2 kilograms 2 किलो of rotten fish, सड़ी हुई मछलियां खरीदी, उसे paper, पेपर से लपेटा went to the old bank, और पुराने बैंक के पास गया, deposit, जहां उसके पास एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स था। all the documents, everything. उसने उससे वहां के सारे कागजात निकाले और उसमें ये गंदी सड़ी हुई मछलियां डालकर बंद कर दिया और अपना जीवन जारी रखा। So your relative is just trying to do that. तो आपका रिश्तेदार बस यही करने की कोशिश कर रहा है, आपके दिमाग में थोड़ी सड़ी हुई मछलियां डालने की कोशिश कर रहा है वो। So तो you need to take care of that आपको बस उसका ख्याल रखना होगा, because क्योंकि people can put rotten fish in your house. लोग आपके घर में सड़ी हुई मछलियां डाल सकते हैं। To put rotten fish in ऐसा क्यों है कि लोग आप लोगों को अनुमति दे रहे हैं कि वो आपके दिमाग में सड़ी हुई मछलियां डाल सकें। लोग आपके दिमाग में सड़ी हुई मछलियां डाल रहे हैं क्योंकि you have not taken charge of your head first of all. सबसे पहले तो आपने अपने खुद के दिमाग को अपने हाथ में नहीं लिया है, आपने इसकी लगाम दूसरे हाथों में दे रखी है। Doesn't matter. ये बहुत ही कीमती प्रॉपर्टी है। आप अपना पैसा भी खो दें तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपने दिमाग को मत खोइए। Why this relative तो of yours is in your house? आपका ये रिश्तेदार आपके घर में क्यों है? अगर वो आ रहा है Blood? तो उसका क्या उद्देश्य है? उसे पैसे चाहिए, पैसे, खून चाहिए, क्या चाहिए? बस उससे छुटकारा पा लीजिए, Because क्योंकि someone who threatens you कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको धमकी देता है, obviously has no निश्चित रूप से आपके जीवन से उसका कोई सरोकार नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है उसकी। आप उसे एक रिश्तेदार ही क्यों कहते हैं? Let the fish be wherever they have to be. मछलियों को जहाँ होना चाहिए वहीं रहने दीजिए। जैसा कि ये आदमी कह रहा था Becomes dung, कि सड़ी हुई सब्जियां खाद बन जाती हैं, खाद गोबर बन जाती हैं, गोबर खाद बन जाता है, खाद भोजन बन जाता है, कीड़े ऑमलेट बन जाते हैं। like that. बस उसी तरह से The rotten fish is in a certain अगर सड़ी हुई मछली एक खास जगह पे है तो वो काम की होगी, लेकिन उसे अपने दिमाग में मत रखिए, दिमाग उसके लिए सही जगह नहीं है। This question is from ये सवाल आदित्य ने पूछा है जो मुंबई के रहने वाले हैं। नमस्कारम सद्गुरु, You have often आपने कहा है कि आधुनिक शिक्षा पद्धति हमारी बुद्धि का 70% नष्ट कर देती है। in India भारत में यह हर दिन लगभग 28 विद्यार्थियों की जान भी लेती है जो पढ़ाई के बोझ के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। in a much भारत सरकार ने the government 34 सालों में पहली बार हाल ही में शिक्षा प्रणाली में बड़े स्तर पर बदलाव किए हैं, जिसका काफी दिनों से इंतजार था। मैं नई शिक्षा नीति के बारे में आपके विचार जानना चाहता हूँ। Well, India's education भारतीय शिक्षा for millennia was conducted in a certain way.
हजारों सालों से एक खास तरीके से संचालित की जाती थी, जहां एजुकेशन को इस तरीके से बनाया गया था ताकि आप जीवन प्रक्रिया के साथ जुड़ जाएं और जीवन प्रक्रिया आपको भाव विभोर ना करे। हर किसी के पास विकल्प था कि वो चुन सके। शायद अगर आप 1000 या 1500 साल पीछे पलट कर देखें तो इस धरती पर एकमात्र ऐसी संस्कृति जहां लगभग 90 से 95% महिलाएं शिक्षित थीं, वो सिर्फ भारत में था, कहीं और ऐसा नहीं हुआ था। 1000-1500 साल पहले एजुकेशन महिलाओं के लिए बाकी की दुनिया में बहुत हाल की परिस्थिति है। आप सभी बुजुर्ग महिलाएं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी हाल ही में शिक्षा हुई है, लेकिन शिक्षा पुरुषों और महिलाओं दोनों के जीवन का एक हिस्सा था भारत में बहुत लंबे समय से, जो पिछले 600 से 800 सालों में बदला, क्योंकि उस संस्कृति में कुछ इस तरह की उथल पुथल हुई और करीब 150-200 साल पहले एक बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित विध्वंस किया गया, जहां अंग्रेजों ने भारतीयों को उस तरीके से शिक्षा देने की कोशिश की जैसा वो चाहते थे। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा, इस बारे में कोई उन लोग अंग्रेजों ने कहा कि हो सकता है उनकी त्वचा का रंग गाढ़ा हो, लेकिन उनको हमारी तरह सोचना चाहिए, उनके मूल्य हमारी तरह होने चाहिए। इस तरह से स्कूलों के शिक्षण, स्कूली सिस्टम को बहुत ज़्यादा क्रूर था वो। भारत, अमेरिका में भी नेटिव अमेरिकनों के साथ ऐसा ही किया। जो इंग्लिश सिस्टम था उसका एक बच्चे को कमरे के अंदर बैठाकर उसके अंदर इस तरह से कूट कूट कर ऐसी जानकारी भरी जाती थी जिसका उसके जीवन में कोई महत्व नहीं था। मैं इससे बच गया। तो भारत में ये और भी कहीं बड़े स्तर पर हुआ, काफी व्यवस्थित तरीके से हुआ अमेरिका के मुकाबले। तो जब ऐसा हुआ तो भारतीय जनसंख्या को शिक्षित करने का उनका उद्देश्य क्या था? उनको पता चला कि भारतीय गणित में बहुत अच्छे थे, भाषाओं में बहुत अच्छे थे, क्योंकि हर कोई 4-5 भाषाएं बोलता था और वो अपनी उंगलियों से गणित कर लेते थे, कागज पत्री का भी उपयोग किए बिना। आज भी ये सच है। हालांकि हो सकता है कि जो आधुनिक पीढ़ी है वो गैजेट्स के कारण वो इन चीज़ों का उपयोग ना कर पाते हों, लेकिन जब हम बच्चे थे तो हम अपने दिमाग में चीज़ों की गणना, जोड़ गुणा भाग कर लेते थे बिना किसी कैलकुलेटर के। तो अंग्रेज़ों को लगा कि ये बड़ी काम की चीज़ है, ये लोग बड़े अच्छे क्लर्क और अकाउंटेंट बन सकते हैं जो हर मैजेस्टी की सेवा कर पाएंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य था पूरी दुनिया पे काबू और उन्हें ज़रूरत थी ऐसे लोगों की जो बहुत सीधे साधे होंगे, बहुत काम करते होंगे, मेहनती होंगे, बहुत शांत होंगे, जो खून के प्यासे न हों, जो आंदोलन न करते हों, वो बस अपना काम करते हों। आप उन्हें गुलाम बना दिए, उन्हें लगेगा कि यही उनका कर्म है और वही करते रहेंगे वो। तो जब उन्होंने ये रवैया भारतीय लोगों में देखा, उन्होंने देखा कि वो सारे देश जिन पर उन्होंने कब्जा किया था उसके मुकाबले भारत एक ऐसा देश था जिसमें अगर वो लोगों को शिक्षा देते अपने अनुसार और सभी लोगों को जो पूरी दुनिया में वो शासन करना चाह रहे थे, वहाँ पे भारतीय लोग अपनी सेवाएं देंगे। हालांकि विश्व युद्ध 1 और विश्व युद्ध 2 में यहाँ तक कि ज़्यादातर ब्रिटिश सेना के लोग भारतीय थे जो हर दिन 50 पैसे के लिए लड़ाई कर रहे थे। समझे आप? उनको जूते भी नहीं दिए गए। वो भारतीय जोधपुरी सैंडल पहने हुए थे और वो फ्रांस की वहाँ पे थे और करीब 1.5 लाख लोगों के पैरों की उंगलियां कट गईं क्योंकि वहाँ पे इतनी सर्दी पड़ रही थी और उनके पास जूते भी नहीं थे। तो उन्होंने देखा कि उन सब के बावजूद उन लोगों ने लड़ाई की कम भोजन के साथ, क्योंकि उनको कहा गया था कि आप लड़ाई करो। क्योंकि भारत में लोगों में ये चीज़ होती है, शायद आज की पीढ़ी में ये ना हो, लेकिन आमतौर पर इसे कहा जाता है मैंने आपका नमक खाया है। इसका मतलब है कि मैं आपके लिए जो कुछ हो सकेगा वो करूंगा। अगर आप मुझे 1 दिन का भोजन देते हैं तो बस हो गया। आपने मेरे जीवन में मुझे सिर्फ 1 दिन खाना खिलाया, लेकिन मैं हमेशा इसे याद रखूंगा और मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगा उस एक चीज़ के लिए। तो
कि मैंने आपका नमक खाया है, इसे ऐसा कहा जाता है, Because this comes from the understanding of क्योंकि Runanubandha. If I ये take ऋणानुबंध की Runanubandha, समझ से आया है कि अगर मैंने आपसे नमक लिया है आपके हाथों से तो हम एक हो गए so हैं। they use this in a big way and तो उन्होंने इसका educated बड़े Indians स्तर पर the प्रयोग way किया necessary और to भारतीयों को fill शिक्षा all the शिक्षा दी। clerical and accounting posts across सारी पूरी दुनिया में क्लरिकल और अकाउंटिंग पोस्ट्स को फिल करने के लिए, the- जो काम उन्होंने बहुत But in अच्छे से this किया। education process, लेकिन the शिक्षा की इस most पद्धति important में thing is obedience, सबसे not महत्वपूर्ण चीज थी आज्ञा का पालन करना, समझदारी नहीं। not unfolding of आपके भीतर individual की genius. जीनियस का प्रकट होना नहीं, आपको बस आज्ञा का पालन करना You must होगा। obey. आपको आज्ञा का पालन करना होगा, वरना आपको सजा दी जाएगी। तो इस पद्धति का विकास किया गया। Maybe in the current generation, शायद back आज to की the पीढ़ी Indian में laws, you can't beat a child in the school, भारतीय but नियमों when के you grow अनुसार up, आप बच्चों को स्कूल में पिटाई नहीं कर सकते, लेकिन जब हम बड़े हो रहे why थे, should I tell you all this? मैं आपको ये सब क्यों बताऊं? I don't think, मुझे नहीं लगता कि almost every day, लगभग हर दिन I never came home without being beaten for something. मैं कभी घर वापस नहीं लौटा किसी न किसी कारण से पिटाई हुए बिना। This on the knuckles, come on इस तरह से उस तरह से हड्डियों में पीछे, हाथ के पीछे पिटाइयाँ होती थीं। when it was absolutely. तो मैं केवल तभी वहाँ जाता था जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था, क्योंकि What are they trying to do? वो आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। So, तो this education system शिक्षा की might ये was पद्धति transformed in 50s and 60s. 50 और 60 के दशक में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाया गया, लेकिन इतना साहस नहीं था लोगों में कि इसे पूरी तरह से बदल दिया जाए, Changing a whole system क्योंकि एक can पूरी be की too पूरे much. पद्धति को बदलना हो सकता है इसे धराशायी कर दे। Wherewithal, उनके पास इतने संसाधन नहीं थे, इतना पैसा नहीं था कि वो इसे कर पाएं। I'm glad, though मैं it बहुत took खुश some हूँ time, at least कि I हालांकि was इसमें इतना happy समय that लगा, it happened. लेकिन अभी ये हो रहा है। मुझे लगता है कि इसे पहले हो जाना चाहिए था। 90 के दशक में हम इसे कर सकते थे, लेकिन 2020 में ये हुआ और अब हम ये बदलाव ला रहे हैं। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछें तो जो परिवर्तन हुए हैं मैं उसकी बहुत सराहना करता हूँ, लेकिन मैं उससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहूँगा कि और बड़े स्तर पर परिवर्तन हो। सबसे पहली बात यह है कि बच्चों को इस आतंक से आज़ाद कीजिए। हर कोई बात कर रहा है। परसों भी मैं एक मंत्री के साथ बातचीत कर रहा था। Well, if a child देखिए, अगर एक goes to बच्चा farm with his father, अपने knows how to farm, this is पिता called के as साथ child labor. And खेत father जाता है और खेती करना सीखता है तो इसे चाइल्ड लेबर कहा जाता है, और पिता को गिरफ्तार किया जा सकता है कि क्योंकि वो अपने साथ बच्चे को खेत में लेके गया। labor, in my experience, it was लेकिन स्कूल एक बहुत बुरी जगह है। मेरे अनुभव में वहाँ बहुत मेहनत कराई गई। अब हम एक ऐसी स्कूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे वो मेहनत जैसा महसूस ना हो, वरना वो एक बहुत ही आतंक वाला काम था। इस पल आप मुझसे कहते हैं कि इस लैंग्वेज को सीखो, मैं उसे पढ़ने की सीखने की कोशिश करता हूँ। आप घंटी बजा देते हैं और अचानक कहते हैं कि गणित सीखो, फिर घंटी बजती है रसायन शास्त्र सीखो, फिर घंटी बजती है फिजिक्स सीखो, फिर घंटी बजती है और एक बेवकूफ़ आदमी आके मुझे नीतिक शिक्षा सिखाने की कोशिश करता है। ये सबसे बुरे तरीके का आतंक है। अपनी इच्छा के अनुसार आप बच्चे का ध्यान इससे उससे बटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है ये स्कूल है, ये एक फैक्ट्री है जिससे कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ बन के बाहर नहीं निकलती। ये एक फैक्ट्री है जिसको बनाया गया है दूसरे फैक्ट्रीज को सामान प्रदान करने के लिए। पूरे एजुकेशन सिस्टम को, इकोनॉमिक इंजन को चलाने के लिए बनाया गया है। जो आपका व्यक्तिगत इंटरेस्ट है, इसमें बच्चे को कोई दिलचस्पी नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि एक इंसान अपनी पूर्ण क्षमता तक खेल पाए। क्या हम वास्तव में ऐसा कर सकते हैं? क्या ये बहुत ज़्यादा आदर्श नहीं है? क्या हमें अकाउंटेंट्स नहीं चाहिए, इंजीनियर्स नहीं चाहिए, डॉक्टर्स नहीं चाहिए? हाँ, हमें उनकी ज़रूरत है। मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मुझे बताइए, 6 या 7 की उम्र में आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे, मान लीजिए कि कैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में मिलते हैं और पानी बन जाता है। बताइए, क्या आप वास्तव में समझ पाए या आपने बस उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया था? तो आप एक नया धर्म फैला रहे हैं।
किसी को वो चीज़ समझ नहीं आई थी कि कैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ऑक्सीजन मिलके पानी बन जाते हैं। किसी को वो बात नहीं समझ आई, अभी भी आपको नहीं समझ आई है, मुझे भी समझ नहीं आया है। तो आप बस इस चीज़ पे विश्वास करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप सिर्फ एक नए धर्म का प्रचार करना चाहते हैं जो आपको कहीं भी नहीं पहुंचाता है, तो ऑल द बेस्ट। कम से कम अब एक प्रयास किया जा रहा है कि इसे और ज़्यादा आराम से किया जाए, कि जिस चीज़ को स्कूल में कहा जाता है वो परम सत्य नहीं है। स्कूल बस एक वातावरण देता है कि बच्चे अपने खुद की उम्र के लोगों के साथ बात विचार कर सकें और जानने की एक प्यास पैदा कर सकें। स्कूल में बस इतना ही होना चाहिए, बच्चे के अंदर एक नई प्यास पैदा करना कि वो हर दिन कुछ नया जानना चाहे। और हाँ, बेशक जानकारियाँ और दूसरी चीज़ें मौजूद हैं, खासतौर से आज की दुनिया में जहाँ जानकारी हर जगह मौजूद है। जानकारियों को लोगों तक पहुँचाना कोई स्कूल का काम नहीं है। स्कूल में सिर्फ प्रेरणा दी जानी चाहिए, जानकारी तो हर जगह मौजूद है। इंसानी समझ जो चीज़ नहीं कर सकी, ऐसा लगता है कि वायरस वो चीज़ कर रहा है। अब अचानक हर किसी को समझ आ रहा है। मैं लगातार पिछले 10-12 सालों से इस बारे में बात करता रहा हूँ कि समय आ गया है कि स्कूलों में कोई भी चीज़ सिखाई ना जाए। हमारी स्कूलें ऐसी हैं, हमारी स्कूल्स में कोई ट्रेन टीचर नहीं है, सिर्फ ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिनका अच्छा व्यवहार है। वो एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं जहां बच्चों में प्रेरणा पैदा हो और उन्हें पोषित कर रहे हैं ताकि वो गलत दिशाओं में ना चले जाएं। वो कोई ऐसी चीज़ ना करें जो उनके जीवन को नुकसान पहुंचाए, बस इसी चीज़ की परवाह है। बाकी सारी चीज़ें बस उन्हें खुद से विकसित होने दें। सबसे पहले ये शब्द जो इंसानी दिमागों में और भाषाओं में बस गए हैं, ये बहुत ज़रूरी है। केवल अमेरिका में भी ये चीज़ें सुनता हूँ। जब मैं लोगों से उनके बैकग्राउंड के बारे में पूछता हूँ तो लोग कहते हैं जूस के रूप में मुझे एक यहूदी के रूप में पाला गया, मुझे एक ईसाई के रूप में पाला गया। आपको क्यों पाला गया? मवेशियों को पाला जाता है। इंसानों को विकसित होना चाहिए। अगर इंसानों को विकसित होना है तो उसके लिए एक तरह के वातावरण की ज़रूरत है जो उनको पोषित करे। स्कूल में बस यही होना चाहिए। देखिए, अभी अगर आप चाहते हैं कि इस पौधे में फूल खिलें तो आप जाकर उस पौधे से फूल खींच कर ना निकालें। आप बस इतना कीजिए कि वातावरण बरकरार रखें। मिट्टी, पानी, सूरज की रोशनी, अगर आप सही वातावरण बरकरार रखते हैं तो पौधे में फूल खिलेंगे। आप उसमें फूल जानबूझकर नहीं खिला सकते, लेकिन अभी स्कूलों में लगता है कि आप लोगों के सिर में चाहते हैं कि फूल खिलें। नहीं, आपको तो सिर्फ उनसे पैसे ही निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया सिर्फ अर्थव्यवस्था बन गई है। अर्थव्यवस्था की प्रणालियाँ इंसानों की सेवा करने के लिए हैं। इंसानियत अर्थव्यवस्था की सेवा करने के लिए नहीं है। तो उन मायनों में लोगों को जो जीवन का नुकसान हुआ है उसका अपमान न किए हुए हमारा दिल आपके साथ है। लेकिन जहाँ तक अर्थव्यवस्था को एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होने के बजाय एक दूसरे स्तर पर लाने का जो काम है, ये वायरस ने कर दिया है। अभी जिंदा रहना और स्वस्थ रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया है इस बात से कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इंसानों के लिए। ये हमारी खुद के विवेक से हुआ होना चाहिए। ये हमारे आश्रम इसीलिए बनाए गए हैं जहाँ पे कोई पैसों के बारे में नहीं सोचता। हम इस तरीके से जी रहे हैं कि मेरे साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले 10-20 सालों से उन्होंने पैसों के बारे में सोचा भी नहीं है, क्योंकि पैसे उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। मैंने अपने आसपास ऐसे लोग विकसित किए हैं कि अगर आप सबसे बड़ा बैंक खोल दें तो वो उसके अंदर जाके देखेंगे और सोचेंगे यहाँ पढ़ने के लिए क्या है, ये तो लाइब्रेरी भी नहीं है, क्योंकि उनके लिए वो ज़रा भी मायने नहीं रखता। क्योंकि पैसों से क्या चीज़ खरीदी जा सकती है वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। हाँ, हम सभी को खाना है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक इतना विनाशकारी इकोनॉमिक इंजन चलाएं जो इस पूरी धरती से जीवन ही निचोड़े जा रहा है। तो इस दिशा में अगर आप इसे ठीक करना चाहते हैं
तो इसे अर्थव्यवस्था को पंगु बनाकर नहीं किया जा सकता। इसे हमारी शिक्षा प्रणाली को रूपांतरित करके ही किया जा सकता है। तो इस प्रयास की मैं पूरी तरह से सराहना करता हूँ। कई तरीकों से ये बहुत सकारात्मक है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये अभी भी डर के साथ किया गया है। बहुत ही नियंत्रित तरीके से थोड़ा सा परिवर्तन लाया गया है, लेकिन हो सकता है कि प्रैक्टिकल समस्याएं हों। मैं वो उस बात को समझ सकता हूँ, क्योंकि भारत में लाखों बच्चे, शायद तमिलनाडु में ही सिर्फ करीब 1.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में हैं। माफ कीजिए, वो गलत है। तमिलनाडु में सरकारी स्कूलों में करीब 10 लाख बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में। इसी तरह की संख्या प्राइवेट स्कूल्स में भी है, तो करीब 20 लाख बच्चे सिर्फ तमिलनाडु में हैं। पूरे देश में 28 राज्यों में कम से कम 70 से 100 लाख बच्चे शायद स्कूलों में हों। अगर आप हाई स्कूल तक लें तो करीब 1.2 करोड़ बच्चे शायद स्कूलों में हों। तो इतने बड़ी संरचना के लिए जब आप कोई परिवर्तन लाते हैं तो आपको सावधानी के साथ करना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने भी शिक्षा के बारे में अपनी दृष्टि साझा की थी, और उम्मीद है कि एक संतुलित तरीके से आने वाले सालों में और भी परिवर्तन किए जाएंगे, क्योंकि इन परिवर्तनों को लागू करने में, कई स्कूलों के लिए इन्हें लागू करने में, ज़रूरी स्टाफ पैदा करने के लिए, ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करने में शायद 2-3 साल लगें, इससे पहले कि वो इसे लागू कर पाएं। तो ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण बदलाव जो हुआ है वो ये है, जो बहुत अच्छा है, वो ये है कि बच्चे अपनी पढ़ाई को बीच में तोड़ सकते हैं और फिर से वापस आ सकते हैं, जैसा कि अमेरिका में है। लेकिन भारत में ऐसा था कि अगर आप अपना पढ़ाई बीच में रोकते हैं तो ख़त्म, आप कभी वापस नहीं आ पाएंगे। तो अब ऐसे विकल्प हैं कि आप ब्रेक ले सकते हैं और फिर से आप वापस आ सकते हैं। आप थोड़े पागलपन से होकर गुजरे 1 साल के लिए, तो आपने उसे बीच में छोड़ दिया, लेकिन आप फिर से समझ हो गए हैं, आप वापस स्कूल जाना चाहते हैं। इस संभावना को खोल दिया गया है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। ये 28 लोग जिनकी आप बारे में बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि ये आंकड़ा कहाँ से आया, लेकिन हाँ, कुछ संख्या में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि वो दबाव झेल नहीं पा रहे हैं। भारत में अगर आपको 99% अंक मिलते हैं अपनी परीक्षा में, तो आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि वो बचा हुआ 1% कहाँ गया, तुमने क्या किया उसके साथ। तो परफॉर्म करने का जो दबाव, यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिन बच्चों को 100% अंक मिले थे, उन्हें भी सीट नहीं मिलती ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं जिनको 100% अंक मिले हैं। तो मूल रूप से इस बदलाव का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो ये है कि राउट लर्निंग से सोचने के बहुत और भी ज़्यादा क्रिएटिव तरीके को पोषित किया गया है, जो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ है कि हम इन सभी बदलावों को इन सभी बच्चों के लिए साकार कर पाएंगे तुरंत। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, इसमें समय लगेगा, लेकिन ये एक अच्छा कदम है। मुझे थोड़े और ज़्यादा की उम्मीद थी। मुझे सरकार से एक और चीज़ की उम्मीद है, जिसके बारे में मैं बात करता रहा हूँ, खासतौर से उच्च शिक्षा के लिए, कि उन्हें छोड़ दीजिए। प्राइवेट लोगों को जो चाहे वो करना चाहें वो करने दीजिए। प्राइवेट स्कूलों को आप नियंत्रित मत कीजिए। सरकारी स्कूलों में आप जो चाहें वो पढ़ाएं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों को, मैंने देश के नेताओं को भी ये बात कही। मैंने कहा, देखिए, मैं बकवास सिखाऊंगा और मैं लाखों रुपए की फीस लूंगा, लेकिन बच्चों को पसंद है, माता पिता को पसंद है। आपको क्या समस्या है? ये कहाँ से आया कि प्रशासन ये सोचने लगता है कि आप बच्चों से, उनके माता पिता से ज़्यादा प्यार करते हैं? ये बात कहाँ से आई कि आपको बच्चों की खुशहाली की परवाह है उनके माता पिता से ज़्यादा? हाँ, ऐसे माता पिता हैं जो अनजान हैं, उनको अलग अलग चीज़ों में ढकेल सकते हैं। हाँ, ठीक है, उतना ही सुरक्षा आपको देनी चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं समझना चाहिए, कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों को, अगर माता पिता शराब पीते हैं तो वो बच्चों को भी सिखाएंगे। ऐसे भी माता पिता हैं, और ऐसे कई माता पिता हैं जो बच्चों को अपना खुद का गुलाम बना लेंगे।
माता पिता इन चीज़ों से ऊपर नहीं हैं। कई सारे माता पिता ने अपने खुद के बच्चों को गुलाम बना के रखा है, तो उस स्तर पे राज्य प्रशासन को सक्रिय होना होगा, वो बात समझ में आती है। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो बात कहने में आसान है, करने में मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत हैं, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हमें लगातार बदलाव करते रहने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने बदलाव कर लिया और सब कुछ हासिल हो गया। हर कुछ सालों में हमें बदलाव करने चाहिए और भी ज़्यादा ढील दी जानी चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया एक ऐसा विकल्प होना चाहिए जो आपको खुशी दे, एक ऐसी चीज़ नहीं जो आपके ऊपर लागू की गई और आपको एक खास रूप में आपको प्रकट करे। ये पूरी दुनिया में होनी चाहिए। भारत में बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी आबादी है। हमें एक ऐसी संभावना लानी होगी जहाँ शिक्षा सुंदर इंसानों का निर्माण करे, सिपाहियों का नहीं। सिपाही दुनिया में आज ज़रूरी बन गए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने एक ऐसी दुनिया बनाई है जहाँ पे लगातार टकराव हो रहा है। कम से कम एक समाज के भीतर हम सिपाहियों के बिना रह सकते हैं। देश की सीमाओं पर दुर्भाग्य से अभी भी हमें सिपाहियों की ज़रूरत है। ये भी कम हो जाएगा अगर दुनिया में आर्थिक असंतुलन बड़े स्तर पर अगर कम हो जाए, या तो हर कोई ऊपर उठे या हर कोई नीचे जाए। अगर ये आर्थिक असंतुलन चला जाता है तो आप देखेंगे कि देश की सीमाओं का कोई ज़्यादा महत्व नहीं रह जाएगा। इसे होना ही चाहिए, लेकिन हम सब कुछ कर रहे हैं ये देखने के लिए कि जल्दी ऐसा ना हो, क्योंकि इम्पेरियलिज्म कई तरीकों से इसका अभ्यास किया जा रहा है। पहले के मुकाबले कई ज़्यादा सूक्ष्म तरीकों से दुनिया के कई हिस्सों में इम्पेरियलिज्म के एक नए रूप का अभ्यास किया जा रहा है। तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्तिगत इंसान का विकास हो। लेकिन अभी इस दुनिया में जो पढ़े लिखे लोग हैं, पिछले 200 सालों में अगर आप गौर करें तो पढ़े लिखे लोगों ने इस धरती पर सबसे ज़्यादा क्रूर लोग रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी लोग रहे हैं। यहाँ तक कि पर्यावरण के रूप में भी पढ़े लिखे लोग ही इस दुनिया का विनाश कर रहे हैं। अनपढ़ लोग ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे। अभी भी सिर्फ शहरों में ही पूरे भारत में जो सब पढ़े लिखे लोग हैं वही वायरस का सबसे ज़्यादा शिकार कर रहे हैं। गांव के अंदर लोग सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रख रहे हैं। तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे, गांव के अंदर अगर लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो हमेशा यूं बात करते हैं, मुंह के आगे हाथ रखकर। लेकिन अभी आप सभी लोगों को देखिए, लेकिन कभी कभी आप अपने मास्क को उठाकर खांसना चाहेंगे क्योंकि आपके पास आज़ादी है कि आप किसी के चेहरे पर खांस सकें। लोग सड़क पर आंदोलन चला रहे हैं कि क्योंकि मैं किसी को इन्फेक्ट क्यों नहीं कर सकता। दुनिया इसी तरीके से काम करती है। वायरस को यहाँ वहाँ जाना चाहिए। हम सभी को पता है कि बायोलॉजी के स्तर पर ऐसे ही काम करता है। माइक्रोबियल लाइफ को इसी तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें योगदान दें, वो तो वैसे भी होगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऐसे वायरस को लोगों तक पहुंचाएं जो उनके जीवन का विनाश कर सकता है। तो इसका मतलब यही है, इस धरती पर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार और सचेतन लोग बन जाने चाहिए। लेकिन अभी दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा पद्धति ने ये पैदा नहीं किया है। लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इस दिशा में काम करना चाहिए। भारत में जो नीति बनाने वाले नेता हैं, अगर वो देख रहे हैं कि इस परिवर्तन को समय के साथ हमें करते रहना है, तो अभी जो परिवर्तन किया गया है मैं उसे समझ सकता हूँ। ये एक आदर्श बदलाव नहीं है, ये एक छोटा बदलाव है। कुछ बदलाव काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मुझे पता है कि हमारी जो एजुकेशन मशीनरी है उसका आकार इतना बड़ा है कि अगर आप अचानक बदलाव करते हैं तो सब कुछ शायद बिगड़ जाए। क्योंकि सबसे पहले तो आपको शिक्षकों को ट्रेन करना होगा कि कैसे होना है, वरना अगर आप अचानक एजुकेशन सिस्टम को बदलते हैं तो बहुत तबाही आ सकती है। तो मुझे लगता है कि वो किश्तों में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सालों में बदलाव आते रहेंगे, ऐसा होना ही चाहिए। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी जो बदलाव किए गए हैं वो आदर्श हैं और वही अंतिम बदलाव है। ऐसा नहीं है।
मुझे लगता है कि हमारा समय पूरा हो गया है। It reminds me, मुझे एक बात याद आती है। I never understood why, but मुझे कभी ये बात समझ नहीं आई, लेकिन मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी। जब तक मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, जो कि 12 और 3 15 साल का एजुकेशन था, मैं 13 अलग अलग संस्थानों में रहा। एक का दोष तो मैं अपने पिताजी पे दे सकता हूँ, क्योंकि वो इंडियन रेलवे के लिए काम कर रहे थे और उनका लगातार ट्रांसफ़र होता रहता था। लेकिन यहाँ तक कि जब हम एक ही शहर में रहते थे, फिर भी मैं हर साल अपने स्कूल बदलता था। ऐसा हुआ। एक दिन शंकरन पिल्लई ने एक नौकरी के लिए आवेदन दिया। इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति ने उसका आवेदन पत्र देखा और कई सवाल उसने पूछे। शंकरन पिल्लई ने सही सही जवाब दिया। फिर इंटरव्यूअर ने पूछा, आपने करीब अपने कैरियर में 50 से ज़्यादा नौकरियां छोड़ी हैं, आप केवल 40 साल के हैं, आपने 50 नौकरियां छोड़ी हैं, ऐसा क्यों है? शंकरन पिल्लई ने कहा, मैंने कभी कोई नौकरी खुद से नहीं छोड़ी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं कभी किसी स्कूल को नहीं छोड़ना चाहता था। किसी न किसी कारण से वो मुझे किसी दूसरी स्कूल में डालते रहते थे। तो मेरे ख्याल से हमने ये घोषणा भी की है सद्गुरु एक्सक्लूसिव के बारे में। क्या इसके बारे में क्रिएटिव जा चुका है? तो ये प्रोजेक्ट जल्दी ही शुरू होने वाला है। ज़्यादा संभावना ये है कि ये सितंबर के महीने में शुरू होगा। उम्मीद है कि हम 23 सितंबर के दिन ये इसे शुरू करेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की लिमिटेशन के कारण अगर आप इसमें होना चाहते हैं तो आपको जल्दी रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। मेरे ख्याल से प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आपको सद्गुरु ऐप डाउनलोड करना होगा और सद्गुरु एक्सक्लूसिव का अनुभव करने के लिए तैयार होना होगा। तो सद्गुरु एक्सक्लूसिव का क्या अर्थ है? जीवन के कई आयाम हैं। इन कई आयामों में कुछ की जरूरत हर किसी के लिए है, कुछ हर किसी के लिए जरूरी है। हर किसी को सांस लेना है, हर किसी को खाना खाना है। लेकिन क्या हर किसी को एक खास तरीके का भोजन चाहिए या नहीं? क्या उसे वो पचा सकते हैं या नहीं? ये एक प्रश्न चिन्ह है। तो उन मायनों में ऐसा काफ़ी सारा मौजूदा मटेरियल है और मैं ये भी देख रहा हूँ कि मैं अपने जीवन में एक ऐसे मुकाम पे पहुँच गया हूँ कि मैं ये देख रहा हूँ कि कैसे जितना हो सके उतना कि जिस भी चीज़ को अभिव्यक्त किया जा सके, किसी भी चीज़ को जिस तरीके से प्रदर्शित किया जा सके, हम उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बताना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं। ये एडवांटेज हमें सिर्फ 21वीं शताब्दी में एक गुरु को बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, लेकिन अब ये एक एडवांटेज है क्योंकि जो चीज़ शायद आज काम नहीं कर रही वो कल काम कर सकती है। तो इसके एक हिस्से के रूप में हम ये कर रहे हैं। हमने सोचा कि हम इसे रिलीज़ करेंगे सिर्फ उन लोगों के लिए जो इसे जानना चाहते हैं, जो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जीवन के कई आयाम जब उनकी खोज की जाती है, सामाजिक बारीकियों का ध्यान किए बिना मिस्टिसिज्म और आध्यात्मिक प्रक्रिया के कई आयाम और खुद गुरु के बारे में, उनके कई रूपों के बारे में, तो हम इस एक्सक्लूसिव को खोलने वाले हैं। तो या आप देखें कि आप इसमें शामिल होना चाहते हैं या नहीं, या आप क्या चुनाव है। लेकिन हम एक एक्सक्लूसिव सेटअप कर रहे हैं। ये सद्गुरु ऐप पर उपलब्ध होगा, लेकिन इसके लिए एक तरह का एंट्री रिस्ट्रिक्शन होगा ताकि सिर्फ वो लोग वहाँ पहुँचें जो वास्तव में वहाँ होना चाहते हैं। योग योग योगेश्वराय भूतनाथ
सर्वभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेव